the aerial velocity of the planet around the sun, the aerial velocity of the planet around the sun always remains constant. Always remains constant. It means that the area swept by the position vector, in a given time, the area swept by a position vector in a given time is constant. तो बेटा जो सेकंड लॉ होता है हमारा कैलकुलस का, उस सेकंड लॉ को सेकंड लॉ भी कहते हैं और उसका दूसरा नाम जो मैंने क्या बताया, लॉ ऑफ एरिया। ठीक है, एरियल लॉ या एरियल वेलोसिटी लॉ, इसको हम लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं। अब देखो, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई बॉडी सन के अराउंड मूव होगी तो वो एलिप्टिकल पाथ में होगी। एलिप्टिकल पाथ में होगी तो इसका मतलब ये है कि जो सन है, मान लो कि यहाँ पे मेरे पास कोई प्लेनेट है, मैं यहाँ पे इसको अर्थ मान के चल रहा हूँ। अब सन या तो यहाँ पे है या यहाँ पे है, ये दोनों उसके क्या हो गए, फोकाई हो गए। ठीक, लेट्स सपोज किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब हमने इसको नोट करना शुरू करा, अर्थ से सन की जो दूरी है, ये क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में आपको बता चुका हूं, पोजीशन वेक्टर को क्या होता है, पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो आपकी किसी भी बॉडी की पोजीशन को डिफाइन करता है विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। तो यहां पे मैंने सन को कैसे माना है, सन इज माई रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो यहां से मैंने पोजीशन वेक्टर लिया। लेट्स सपोज इसकी जो लेंथ है वो आर है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो आर है। कुछ देर बाद, क्योंकि सन तो अर्थ तो हमेशा मूव कर रहा है इस पाथ में, वो ऐसे ऐसे सन के चक्कर काट रहा है। कुछ देर बाद जो ये आपकी अर्थ है, या आप कहो टी टाइम बाद ये इस पोजीशन पे आ गई अर्थ। ठीक है, जब इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गई अर्थ, तो यहां से लेके यहां तक इसने कुछ डिस्टेंस मूव किया होगा। कितना डिस्टेंस मूव किया होगा इसने, ये क्या है इसका एंगल, और यहां से लेके मैं यहां तक इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास वेलोसिटी का, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो पर्टिकुलर टाइम में अगर मैं इस टाइम से इसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दूं, यहां से लेके यहां तक आने में, लेट्स सपोज इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v1, और यहां से लेके यहां तक जो इसका रेडियस था r1, मैं इतना टाइम मान के चल रहा हूं कि जिसमें इसका रेडियस चेंज नहीं होगा। इतने छोटे से टाइम के लिए मैंने इसकी स्टडी करी कि जिसमें इसका रेडियस चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, वेलोसिटी, और इसमें जितना डिस्टेंस, ये हो गया इसका डिस्टेंस। कि इस टी टाइम में अर्थ ने इतना डिस्टेंस कवर किया टी टाइम में, क्योंकि उसकी वेलोसिटी मैंने कितनी एज्यूम करी, v1। ठीक है, अब ध्यान से समझना, क्योंकि इसका नाम है लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया में अब हमने ये देखा कि यहां पे इसका टाइम 0, यहां पे इसका टाइम t। इस 0 से लेके t टाइम में इसका कितना एरिया, इस पोजीशन वेक्टर ने कितना एरिया स्वीप किया, टी टाइम में पोजीशन वेक्टर ने कितना एरिया स्वीप किया। तो अगर आप समझ पा रहे हो, एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है इसका, ये तो डिस्टेंस है ना, यहां से लेके यहां तक इसने क्या ट्रैवल किया है, डिस्टेंस ट्रैवल किया है। वेलोसिटी तो अर्थ की थी, बट ये जो है ये तो एक्चुअली डिस्टेंस है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में, तो आप इसको अगर बेस मानोगे तो बेस मेरा क्या है, आपके डिस्टेंस मल्टीप्लाई का हाइट क्या है इसका, रेडियस, और जो इसका डिस्टेंस है, वो जो इसका डिस्टेंस है वो मेरा है t इंटू v1। और अगर मैं ये मान के चलूं कि जो मेरा टाइम है वो यूनिटी है, अगर मैंने 1 सेकंड के लिए स्टडी किया तो उस केस में डिस्टेंस मेरा v1 के बराबर हो जाएगा। तो कितना इन्हें एरिया स्वैप किया, हाफ इंटू r1 इंटू v1।
यहां से लेके यहां तक 1 सेकंड में, पहले हमने शुरुआत करी टी टाइम में, यहां से लेके यहां तक अर्थ ने कितना एरिया स्वेप्ट किया, वो हमने किया हाफ इंटू टी इंटू V1 इंटू R1। फिर मैंने कह दिया कि अगर टाइम को मैं 1 सेकंड मान लूं या यूनिटी मान लूं तो इसने कितना एरिया स्वेप्ट किया, वो था हाफ इंटू R1 इंटू V1। ठीक है, ये पहली कहानी है इसकी। अब आप मान के चलो थोड़ी देर बाद जब हमने एक बार तो हमने स्टडी करनी शुरू करी, अब यहां पे थी, अब हमने स्टडी शुरू करी यहां से, तो ये इसका क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब तो मूव कर रही है, अब यहां पे थी, थोड़ी देर बाद यहां पे इसकी वेलोसिटी v2 होगी, क्योंकि इसका रेडियस चेंज हो रहा है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही होगी। जैसे कि यहां पे मैंने रेडियस इसका r1 लिया था, तो वेलोसिटी मैंने इसकी v1 ली थी। थोड़े टाइम बाद, मतलब कितने टाइम बाद, उतने ही t टाइम बाद ये पोजीशन वेक्टर सरक के यहां पे आ गया। ठीक है, तो मतलब कि यहां से लेके यहां तक आने में इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो डिस्टेंस 2 कितना है, वो हो जाएगा वेलोसिटी 2 इंटू टाइम। अगर टाइम को भी मैं यहां पे यूनिटी मान लूं तो डिस्टेंस 2 को मैं v2 ले सकता हूं, तो इसने कितना एरिया स्वेप्ट किया, वो हो जाएगा हाफ एरिया स्वेप्ट, वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है डिस्टेंस, और डिस्टेंस किसके बराबर है, v2 इंटू R2। तो लॉ ये कहता है, केपलर का सेकंड लॉ ये कहता है कि जितना एरिया इस पोजीशन वेक्टर ने स्वेप्ट किया है ना इन अ गिवन टाइम, उतना ही एरिया इस पोजीशन वेक्टर ने स्वेप्ट किया है। मतलब लॉ ये कहता है हाफ ऑफ R1 V1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ R2 V2। हाफ से गया हाफ, तो ये हो गया R1 V1 इज इक्वल टू R2 V2। तो उन्होंने ये कहा कि जैसे जैसे उसकी पोजीशन चेंज होती चली जाएगी, वैसे वैसे उसका जो एरिया है अपने हिसाब से, इस हिसाब से चेंज होगा। और उसकी वेलोसिटी, तो यहाँ पे रेडियस कम था तो इसकी यहाँ पे वेलोसिटी कुछ थी, बट इसका जो एरिया है, एरिया हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे रेडियस बढ़ गया, उसकी वेलोसिटी उस हिसाब से चेंज हुई, बट कुल मिला के जो इसका जो एरिया बनेगा, मान लो कि अगर ये आपके इस ट्रायंगल का एरिया 10 मीटर पर स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे भी इस ट्रायंगल का एरिया भी 10 मीटर पर स्क्वायर आएगा। कहने का मतलब एरिया में कोई चेंज नहीं होगा, और उन्होंने यही बोल दिया इन अ गिवन टाइम अगर कोई प्लेनेट मूव कर रहा है सन के अराउंड, तो उसका जो एरिया है हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो इसके आगे उन्होंने क्या कह दिया, अगर यहाँ पे देखिए कि R1 बाय R2 इज इक्वल टू V2 बाय V1, तो यहां से हमें क्या पता चला कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। देखो R1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V1, मतलब कि अगर मेरा R बड़ा होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे इसका रेडियस बड़ा कर दिया, इस पोजीशन पे आते ही धरती ने धीरे मूव करना शुरू कर दिया। यहां से मुझे ये पता चला, एक नई चीज पता चल गई, और वो मुझे कैसे पता चली, लॉ ऑफ एरिया से ही पता चली कि जो रेडियस है, रेडियस मतलब कि जो आपके प्लेनेट और सन के बीच की दूरी जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, तो उसकी प्लेनेट की स्पीड डिक्रीज होती चली जाएगी, और अगर उसकी दूरी कम होती चली जाएगी तो उसकी स्पीड इंक्रीज होने शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रेडियस कम था, तो इसका मतलब इसने ज्यादा तेजी से भागा, यहाँ पे रेडियस ज्यादा था तो ये प्लेनेट की स्पीड डिक्रीज हो गई, और इसी वजह से जो उसका एरिया था वो कांस्टेंट रहा। ठीक है, इसको नोट डाउन। इफ द रेडियस between sun and the planet is big, then the velocity will be smaller. So if a planet कोई भी planet अगर sun के पास है तो उसकी velocity कैसे होगी, ज्यादा होगी, और कोई planet sun से दूर होगा तो उसकी velocity होगी। यही तो होता है, हमें देखते हैं सन के सबसे पास कौन है, सन के सबसे पास है मरकरी, और उसका जो रेडियस है सबसे कम है, तो इसलिए उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। और सबसे दूर कौन है, पहले प्लूटो हुआ करता
था। अब नेपच्यून अगर प्लैनेट की बात करें तो वो जो एक राउंड मारता है वो कई सालों में मारता है। अगर हम अर्थ के टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करें तो उसको एक राउंड सन का मारने में बहुत टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत कम हो जाती है। देखिए, इफ द प्लैनेट इज नियरर टू द सन, if the planet is nearer to the sun, then the velocity will increase. If the planet is nearer to the sun, then the velocity will increase. And if the planet is very far from the sun, then it will become the slowest. Then it will become the slowest. बेटा इसी लॉ से ना, इसी लॉ में एक चीज और रह गई, इस लॉ ऑफ एरिया से अगर मैं इस लॉ ऑफ एरिया को यहां पे थोड़ा सा लिख दूं, एक सेकंड दीजिएगा। जो लॉ ऑफ एरिया से हमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी मिला है। देखो अभी आपने पिछले दिनों चैप्टर नंबर 7 तो पढ़ा नहीं होगा। एक चीज होती है एंगुलर मोमेंटम, एक चीज होती है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होती है? इट इज मास इनटू वेलोसिटी। और दूसरी चीज होती है एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम कैपिटल एल से शो करते हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम होता है कैपिटल एल, एंड दिस कैपिटल एल इज नथिंग बट आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी का मतलब ये क्या है कि ये हमारे पास ये एक वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है। जब भी हम किसी दो वेक्टर क्वांटिटी को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो मुझे जो नई क्वांटिटी मिलती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो इस वाले लॉ से क्या लॉ है मेरे पास? r1 v1 इज इक्वल टू r2 v2 इज इक्वल टू r3 v3 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि जितने एरिया में चाहूं वो मैं ले सकता हूं। तो सबकी जो यूनिटी रेशियो है, कौन सी वाली? यूनिटी रेशियो कांस्टेंट है, क्योंकि यही तो लॉ ऑफ एरिया है। तो अगर मैं इन सबको उस प्लैनेट के मास से मल्टीप्लाई करूं, जो प्लैनेट मूव हो रहा है उसका मास तो कांस्टेंट है, चाहे वो यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, उसका मास तो कभी नहीं बदलेगा। तो अगर मैं इस वाली अपनी पूरी इक्वेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दूं, mr1 v1 इज इक्वल टू mr2 v2 इज इक्वल टू mr3 v3 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या है? ये भी एक कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है तो ये भी सारा एक कांस्टेंट हो जाएगा। और ये और कुछ नहीं m into r into v होता है मेरा एंगुलर मोमेंटम। ये कहां से आया? mrv। r तो ये रहा, अगर मैं इसको खोलूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा r into m into v। तो जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है mrv। तो यहीं से जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात चली, आप ये कह सकते हो इस लॉ को बनाने के लिए या तो जो टेक्निक मैंने बताई है कि पहले इन्होंने इसको ऐसे पोजीशन वेक्टर लिया, उसका एरिया लिया, उसको इक्वेट करा तो वहां से आया, या ऐसे कह सकते हो कि पहले वो ये मान के चले कि अगर कोई बॉडी किसी के अबाउट रोटेट हो रही है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है हमेशा कंजर्व रहता है, और अगर उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है तो उन्होंने पहले ये इक्वेशन सेटअप करी होगी। इस इक्वेशन में से सब में से मास को काट दिया होगा तो ये लो आ गया होगा। तो आप या तो ये कह सकते हो हम नीचे से इस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तक आए हैं, या आप ये समझ सकते हो कि अगर हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पता है तो हम इस लॉ को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, एक लाइन लिख लीजिएगा। सेकंड लॉ ऑफ केपलर, सेकंड लॉ ऑफ केपलर is based on the principle of, second law of Kepler is based on the principle of conservation of angular momentum. Second law of Kepler is based on the principle of conservation of angular momentum.